स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ डॉक्टर सिद्धराज खोत को, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है और बोर्ड सर्टिफाइड आईवीएफ एक्सपर्ट भी है। आज हम उनसे सवाल करने वाले हैं उन तमाम पेरेंट्स की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म है या वो इस बात से डर रहे हैं कि वो अगले बच्चे के लिए कोशिश करे या ना करे। ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे डॉक्टर सिद्धराज खोत के साथ में। डॉक्टर, आपको क्या लगता है आईवीएफ के जरिए से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने परसेंट बच्चों को ऑटिज्म डिटेक्ट होता है? वेल, द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन ये है कि कुछ साल पहले स्वीडन की ना एक स्टडी आई थी जिसने आईवीएफ को और ऑटिज्म को रिलेट किया था। एंड उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा फैल गया था कि आईवीएफ के किए हुए पेशेंट्स के अंदर आपको ऑटिज्म दिखता है। Okay. लेकिन अभी रिसेंटली 2023 में स्टडी हुई थी कनाडा में। उसमें रियलाइज हुआ कि ऑटिज्म आईवीएफ वाले पेशेंट्स के बच्चों में दिखता है, बट सिचुएशन क्या होती है कि ना वी हैव टू आल्सो कंसीडर द फैक्ट कि इनफर्टिलिटी जिन कॉजेस से हुई है वो भी एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है। एंड दैट इज लाइक अ बिगेस्ट कंफाउंडिंग फैक्टर जिसको बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं। बोलते हैं ना, हमारी पूरी साइकी में एक कॉन्सेप्ट है जो लास्ट में आता है, दैट इज द रीजन, दैट इज अज्यूम्ड टू बी द रीजन, बदनाम हो जाता है। एग्जैक्टली उस रीजन से ना आईवीएफ बदनाम हो जाता है कि ओ आईवीएफ इज अ रीजन क्या ऑटिज्म हुआ, बट हम ये नहीं देखते आईवीएफ लगा क्यों। सो देयर वाज अ जो स्टडी हुई थी कनाडा वाली, उसमें ऐसे हुआ था कि उन्होंने आईवीएफ आईसीएसआई जिसको मिक्सी बोलते हैं, जिसके अंदर हम एक oocyte के अंदर एक स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम आईवीएफ इन द सेंस कि आईवीएफ में पेट्री डिश होता है, उसमें एग होता है, उसमें हम बस स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस थोड़े से हाई एंड है और डिफरेंट है। और बाकी जो दूसरे सिंपल फर्टिलिटी टेक्निक्स जो होते हैं वो होता है ओव्यूलेशन, इंडक्शन या नेचुरल प्लांट। तो ये 4 बेसिक तरीके के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स है। तो इन चारों को जब कंपेयर किया गया तो उन्होंने देखा कि हाँ आईवीएफ वाले पेशेंट्स में थोड़ा सा ऑटिज्म ज्यादा दिखा था, बट जब पेशेंट के बच्चा होता है तो आईवीएफ वाले पेशेंट्स में कभी कभी मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो जाती है, उनकी एज थोड़ी ज्यादा होती है तो उसमें बीपी शूट हो जाता है, तो ऐसे सिजेरियन लग जाता है उनको कभी। तो देयर आर मल्टीपल कंफाउंडिंग फैक्टर्स व्हिच कुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू ऑटिज्म एंड दीज वर नेग्लेक्टेड। तो हमेशा बैनर पे यही आ गया कि आईवीएफ आईवीएफ आईवीएफ, बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच गो अलोंग विद आईवीएफ। थैंक यू, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपने। एक बात बताइए कि पीसीओडी जिन लेडीज को होता है, देन वो कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं आपके पास में आकर के, उसके बाद में वो प्रेग्नेंट हो पाते हैं इजीली, उन बच्चों के, उन पेरेंट्स के अंदर, उन पेरेंट्स को भी ऑटिज्म के चांसेस होते हैं उन बच्चों के लिए? सो बेसिकली जैसे हमें पता है कि ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंट इशू एंड इट रूट्स बैक इन जेनेटिक्स। एंड वेयर आर द जेनेटिक कमिंग फ्रॉम? दे कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को अगर पीसीओडी हुआ है तो दे माइट हैव सम जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी, ओके, एंड दैट इज आल्सो पास्ड ऑन टू द इन्फेंट। लॉजिक लाइज देयर। इसका मतलब एक मदर को कंसीव करने से बहुत पहले ही अपने आप को हेल्दी रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जो रिसेंट स्टडीज आई है उसमें ये बताया गया है कि पीसीओएस पेशेंट जब कंसीव करने के लिए जाते हैं वो वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं, बट अगर आप कंसीव करने के 1 साल पहले भी वेट लॉस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, इट विल नॉट इम्प्रूव योर जेनेटिक्स। जब लड़की 16-17 साल की एज में होती है, इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट मैनेजिंग द मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ पीसीओएस। और उसके लिए थोड़ा सा आप वेट लॉस कर, इसलिए हम ना कभी वेट लॉस नहीं बोलते, हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अगर 16-17 की एज से शुरू करोगे तो अगर आप 26-28 पे प्रेग्नेंट हो रहे हो तो आपकी जेनेटिक्स इतने ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे कि आपके बच्चे को जो जेनेटिक डिफेक्ट से होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि अगर एक बच्ची हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके ग्रो हो रही है तो उसको या उसके बच्चे को इस तरह के प्रॉब्लम आना अवॉइड किया जा सकता है, यही कह रहे हैं आप या कुछ और? टू अ मेजॉरिटी एक्सटेंट, बिकॉज जैसे हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे लाइक इन पीसीओएस पेशेंट्स, तो आप अगर सुनोगे तो उनके मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है।
अब ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस पूरा इंसुलिन के गड़बड़ होती है उसकी वजह से होता है। ओके। अब काफी ज्यादा बॉडी में ना स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से ना ऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीडेंट, जिसको जैसे हमारा O2 का फॉर्मूला होता है O2, ये होता है O-1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जाके आपके डीएनए को, आपके सेल मेम्ब्रेन को, सबको जाके अटैक करके उसको डैमेज करता है। अब जब ये डैमेज होता है तो फिर उसके बाद में जो ऑफस्प्रिंग को डीएनए जाने वाला है वो भी डैमेज ही जाता है। इसलिए हम बहुत सारे फर्टिलिटी पेशेंट्स को जब वो हमारे पास फर्स्ट टाइम आते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट स्टार्ट करते हैं। Okay. ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, दे गो एंड अटैच विद द सिंगल O- द कंपोनेंट एंड इट मेक्स इट स्टेबल, उसको O2 बना देता है। Okay. एंड अब इसकी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, इसकी जो डैमेज करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। एंड जब आप लाइफस्टाइल हेल्दी मैनेज करते हो तो आपका इस तरह से डीएनए जो डैमेज तो एक तरीके से बंद ही हो जाता है, रिपेयर भी स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ इफ यू गेट प्रेग्नेंट तो देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ यू हैविंग अ हेल्दी बेबी। वाओ, आई होप कि इस पॉडकास्ट को देखने वाले जो लोग हैं वो इससे जरूर बेनिफिट लेने वाले हैं। आई होप सो। Very important information for anybody who is trying to conceive, or in fact I feel for every woman who wishes to have kids in the future. And again apart from wishing to have a child तो एक अलग बात है, but एक मसला ये एक important factor ये भी आ जाता है कि आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी लिवर हेल्थ, आपकी एवरी ऑर्गन के अंदर जो छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स है जो जाते हैं, तो ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ये उनको जाके डैमेज करते हैं। यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ आल्सो बाय लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इररिस्पेक्टिव आपको प्रेग्नेंट होना है। हेल्दी लाइफस्टाइल तो वैसे भी उसके लिए कोई और चॉइस तो होता नहीं, जीना है तो अच्छा ही जीना है। डेफिनेटली हमें ना एक्चुअली वो समझ में नहीं आता, बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट अ सिंगल पॉइंट इन योर लाइफ, इट बिकम्स अ लाइफस्टाइल, इट बिकम्स एन ऑप्शन बाय विच यू लिव। वो करना डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इट गिव्स यू रिजल्ट्स इन द लॉन्ग टर्म। कहते हैं ना, आज अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, हाई प्रोटीन खा रहे हो, हाई फाइबर खा रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर। करेक्ट। सो इट्स अबाउट दिस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, उसमें जो गेस्ट आए थे वो कह रहे थे कि 35-40 प्लस पे जो लोग जिम जाते हैं ना, वो दरअसल बॉडी बनाने के लिए नहीं जा रहे, दरअसल वो जा रहे हैं अपनी लाइफ के आखिरी 10 साल को हेल्दी जीने के लिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर मसल्स रहेंगे तो बुढ़ापे में 60-70 के अंदर स्ट्रेट खड़े हो पाएंगे, चल पाएंगे और अपनी लाइफ को प्रॉपरली आगे ले जा पाएंगे, अदरवाइज बिस्तर पकड़ लेंगे। Definitely. In fact, I saw this one MRI of a person who was an athlete and one person who are not. This at the age of 95. So जो muscle volume था, जो person who was an athlete was much more as compared to a person who was not and had a sedentary lifestyle. तो उनकी ना ऐसे bones दिख रही है और पतली पतली MRI में muscle दिख रही है और बाकी जो एरिया पूरा it's covered by fat. So मतलब हमारे पास आज जैसे हम अपने इन रिटायरमेंट पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं, सो सिमिलरली हमें अपने हेल्थ का भी रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, एंड वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर प्रोटीन मास एंड आवर फाइबर इंटेक, एंड दिस इज लाइक समथिंग व्हिच आई फील राइट नाउ, मतलब अलोंग विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आल्सो, this is something I think which is the investment which would you do for as a retirement portfolio for your health. True, very true. To be concise, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टॉप 5 टिप्स फॉर यंग वुमेन जो माँ बनना चाहते हैं आईवीएफ के जरिए से, तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? Precautions I would say, or actions as you could guide them. First and foremost, मैं बोलूंगी most importantly, increase your antioxidant intake. And मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप ये मेडिसिन स्टार्ट करो, just start taking vitamin C rich food. That alone is sufficient. हमारे पास इंडिया में रहने का इतना बड़ा बेनिफिट है, we have like grapes, mangoes, papaya, whatever. आप जो फ्रूट पकड़ो उसमें विटामिन सी मेजर कंटेंट है ही, बिल्कुल है। एंड इट्स लाइक कि वी लिव इन द ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल कंट्री और हमारे पास इतना बेनिफिट, और आप नीचे उतरो आपको किसी भी बाजार में मिल जाएगा लेमन मतलब यू कैन इजीली अवेलेबल है, तो यू कैन गेट दीस थिंग्स इजीली अवेलेबल एंड इसको कंज्यूम करो। मैं तो हमारे हर आईवीएफ पेशेंट को बोलती हूँ दिन में आपको एक फ्रूट खाना है, एज सिंपल एज दैट इज माय फर्स्ट एडवाइस।
सेकेंड एडवाइस माइंड वुड बी कि आपका जो भी बॉडी वेट है 1 ग्राम/kg के हिसाब से प्रोटीन इंटेक डेली करो. इट इज नॉट इजी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर एक नॉर्मल वेट इंडियन एवरेज इंडियन वेट है 60 to 70 kg का, तो आपको अगर 60 to 70 ग्राम प्रोटीन दिन में खाना है, अगर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर में 30 ग्राम का भी टारगेट रखते हो, you बोलते ना शूट फॉर द स्टार्स यू विल फॉल ऑन द मून, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर 60 ग्राम का टारगेट. थर्ड थिंग इज दैट हैव अ हाई फाइबर डाइट. आपका गोल होना चाहिए कि आपका 30 ग्राम फाइबर तो आप मिनिमम दिन में खाओ. 30 ग्राम. एंड वो फ्रूट्स, इंडियन डाइट इज वेरी गुड एंड हाई रिच इन फाइबर. रोटी दाल उससे आपका फाइबर आ जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ मतलब थोड़ा खाना अलग टाइप का भी कभी खा रहे हो, just make sure कि आप फ्रूट्स और वेजीज, सैलेड इतना भी इन्वॉल्व कर लोगे आपकी डाइट में तो भी सफिशिएंट हो जाएगा. माय फोर्थ टिप वुड बी गो फॉर वॉक्स. प्लीज 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 वॉक ऑन अ डेली बेसिस. इट टेक्स वेरी लेस टाइम. आप किसी रिलेटिव को फोन लगा रहे हो, आपका फेवरेट सीरीज देख रहे हो, डाउनलोड करो, नीचे उतरो, कान में हेडफोन्स डालो, go watch your series on the walk, watch your talk to your relatives on the walk. आपको जो करना है लेकिन वॉक करो. Yes, do it while walking. Distract yourself and do it while walking. And the best part is post dinner walks. अच्छा. They are the best thing for every patient. मतलब कोई भी पर्सन हो, old or young, they can just have their dinner and उसके बाद तो आप immediately सोने जाओगे, you will not feel comfortable. Better rather than sitting and talking, go for a walk. No? Make yourself, like it is a much वही मैंने healthier सुना option. था कि 10,000 steps every day. और मैं पर्सनली ये वो करने लगा तो मुझे हार्डली 40 मिनट्स 35 मिनट्स 40 मिनट्स लगते हैं 10,000 स्टेप्स के लिए. लेकिन एक ऐसी हाउसवाइफ जिसको घर में बहुत कुछ देखना है, आपको लगता है कि वो कर पाएगी? I have a very good technique जो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ. प्लीज. मैं अपने पेशेंट के हस्बैंड को बोलती हूँ, अच्छा. भाई साहब आपकी जिम्मेदारी है आपकी वाइफ को लेके जाना वॉक के लिए, अगर आपको आपके पैसे बचाने हैं. ये इतना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि मेरे जो पेशेंट्स के हस्बैंड है उनको लगता है कि अगर मेरी मतलब पेशेंट का चाहिए कि अच्छा ट्रीटमेंट हो. देखिए आप ऑब्जर्व करो, किसी भी लेडी के लिए सबसे ज्यादा काम घर के क्या होते हैं? खाना हो गया, चाय दो, मीठा दो, ये दो वो दो. हस्बैंड ही काम पे लगाते थे, इसलिए हस्बैंड की जिम्मेदारी आप ही लेके जाओ वॉक पे. दोनों की वॉक हो जाएगी. अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है. चाहिए तो बच्चों को भी नीचे लेके जाओ, 1 घंटा उनको भी पोस्ट डिनर खेलने दो. सबकी एक्टिविटी हो जाएगी. इन बच्चे ना वो गैजेट से काफी दूर हो जाएंगे अगर घर में और बच्चे हैं तो. एक्टिवली Condition नीचे अपना. उतरो तो कितने बच्चे मिल भी जाते हैं. बिल्कुल 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 वो किसी बच्चे इतने फ्रेंडली है तो किसी दिन खेल भी लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड माय फिफ्थ टिप वुड बी कि विटामिन डी इनटेक. हम आज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं जितने भी पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट कर रही हूँ, एवरी पेशेंट इज विटामिन डी डेफिशिएंट. मेरा एवरेज वैल्यू जो अगर आप बोलेंगे पेशेंट्स का कितना आ रहा है, पेशेंट्स का वैल्यू आ रहा है 9, 10, 12. You require vitamin D more than 25. Oh. And vitamin Less D. than half. And recent studies have come that vitamin D normalization is very, very, very important for fertility. हम हर पेशेंट को फर्स्ट कंसल्टेशन पे along with antioxidants and folic acid हम vitamin D देते ही. It is so important. And I am so surprised being a tropical country जो हमारे कंट्री में इतनी अच्छी धूप आती है, उसके बाद भी our men as well as women are vitamin D deficient. In fact हम men को भी vitamin D देते, not just the treating woman. We also give it to her husband. Every person is so deficient and I don't understand why. Re-engineering of the family. Re-engineering of the family. ये बड़े अच्छे एडवाइस दिए आपने ये पांचों. आई होप के आप लोगों को उसको फिर से सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए. So just to put it down in like in conclusion to it, like what 5 are. So first is antioxidant diet, protein 1 gram per kg, 30 gram fiber per day, 10,000 steps walking per day, and vitamin D. बड़े अच्छे एडवाइस दिए. यूजुअली माँ बाप हमसे एक सवाल करते हैं कि हमारे एक बच्चे को ऑटिज्म है, तो दूसरे बच्चे के अगर हमने ट्राई किया, चांस लिया, तो कितने चांसेस है कि उसको भी ऑटिज्म होगा. हमें डर लगता है, इसलिए हम प्रेगनेंसी आगे कैरी नहीं कर रहे.
सो ऑटिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, एंड जो सेकंड टाइप होता है जो अक्वायर्ड होता है, जो बिहेवियरल, जो बेबी पिकअप कर लेता है, जैसे हमारे जो कोरोना सेपियंस बेबी है. कोरोना के टाइम वाले. ओके ओके एग्जैक्टली. ओके ओके. दे हैव बीन इन कन्फाइंड एनवायरमेंट्स ग्रोइंग अप, उनको ज्यादा ह्यूमन कांटेक्ट हुआ नहीं है. दे वर वाचिंग लॉट ऑफ रील्स एंड प्रॉम्प्टेड बाय देम. तो इसलिए उनका जो है वो बिहेवियरल ऑटिज्म हो गया है. दैट वुड बी अक्वायर्ड, बट देन ब्रेन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट जिनका न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से ऑटिज्म ये हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, in those cases there is always a genetic predisposition for this, and those cases अगर एक बेबी को है तो there is a possibility that second child may have it. ओके. तो इसके लिए कोई टेस्ट वेस्ट है जो माँ बाप के किए जाएंगे? या अगर बेबी को जेनेटिक कॉज की वजह से हुआ है ASD, तो फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिफेक्ट, तो फिर हम कर सकते हैं. देयर समथिंग कॉल्ड द फर्स्ट टेस्ट व्हिच वी कैन डू इज कैरियोटाइपिंग. जो मम्मा और पापा की ये हो जाती है, जेनेटिक टेस्टिंग हो जाती है. देन द नेक्स्ट लेवल टेस्टिंग आती है कि जो हम IVF के पेशेंट्स में करते हैं, जो हम डे 5 एम्ब्रियो बनाते हैं, उस एम्ब्रियो के अंदर हम एक नीडल डाल के एक सेल को निकाल के, फ्यू सेल्स को निकाल के हम उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड प्री-जीनोमिक टेस्ट. साइंस इस कदर बढ़ चुका है, इस कदर डेवलप कर चुका है. Great. तो जब किसी की जेनेटिक डिफेक्ट्स होती है मदर फादर में या पहले बेबी में, तो सेकंड बेबी प्लान करने से पहले वो बेबी की टेस्टिंग करते हैं. इफ वी नो कि वो बेबी एब्सोल्युटली नॉर्मल है, फिर ही हम उसको ट्रांसफर करते हैं मदर की यूट्रस. ओह, यानी इस बात के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि ऑटिज्म ना है वहाँ पर. वी कैन ट्राई, बट अगर बेबी बनने के बाद लेटर लाइफ में डिफेक्ट्स जेनेटिक्स में आ जाते हैं, दोज आर अनअवॉइडेबल. गुड. लेकिन अगर किसी केस में ऐसा है कि वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई है, अब आप क्या करोगे? ऐसे केस में वी हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग समथिंग कॉल्ड एज CVS एंड एमनियोसेंटेसिस. CVS क्या होता है? कोरियोनिक वेलर सैम्पलिंग होती है. जो बेबी एक बार 3rd मंथ कंप्लीट करता है तो 13 वीक्स की एज पे हम कर सकते हैं. ओके. एंड सेकंड होता है एमनियोसेंटेसिस, जो हम 5th मंथ में जब नॉर्मली स्कैन होती है, जो फुल डिटेल सोनोग्राफी होती है बेबी की, उस टाइम पे कर सकते हैं. एंड सेफ्टी के प्रोफाइल से देखा जाएगा तो एमनियोसेंटेसिस इज मोर सेफर एज कंपेयर्ड टू CVS. ओके, दैट्स गुड. ये बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हो रहा है. मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे. आप में से अगर किसी को ये लगता है कि कुछ ऐसे सवाल है जो आपके जहन में है जो मैं नहीं पूछ पाया अभी, तो प्लीज़ वो सवाल कमेंट में हमें ज़रूर बताइए. हम कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर को फिर से इनवाइट करें हमारे पॉडकास्ट में और आप तक उन सवालों के जवाब ज़रूर पहुँचाएं. कंटिन्यू करते हैं. एक फाइनल क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे. कैसे कौन से बिग नो है आपकी तरफ से उन बच्चियों के लिए जो अभी 15, 16, 17 साल की है, जो अगले 10 साल के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि वो शादीशुदा जिंदगी में जाएगी और प्रेगनेंसी कैरी करेगी, जो उन बच्चों को बिग नो आपकी तरफ से क्या है उनके लिए? द बिगेस्ट थिंग विच जो मुझे लग रही है कि फर्स्ट चीज आपकी डाइट इम्प्रूव करो. आप मेक श्योर करो कि आप जंक फूड ना खाओ. लेकिन जंक फूड को अगर मैं बेटर डिफाइन कर सकती हूँ तो आई विल डिफाइन इट इन अ वे कि कुछ कुछ खाना होता है जो बहुत ही लो साइज में, जैसे केक्स, बट दे आर कैलोरी डेंस. सो हाई कैलोरी डेंसिटी, हाई शुगर इनटेक, लो फाइबर, लो प्रोटीन, ये 4 चीजों को ध्यान में रखो. और ये जो ऐसे चीजें हैं उनको अवॉइड करो. जितना हो सके हाई फाइबर, हाई प्रोटीन डाइट का इंटेक करो. सो अवॉइड दीज नॉनसेंस थिंग्स एंड अवॉइड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हर चीज आकर के बॉइल डाउन होती है हेल्दी लाइफस्टाइल पर, बॉइल डाउन होती है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे एट द एंड ऑफ द लाइफ. और वो जो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं वो कॉलेज कैंटीन में क्या खा रहे होते हैं हमें पता है. हम भी वहीं से गुजरे हैं. एब्सोल्युटली. और उसको मैनेज किया जा सकता है. यू कैन हैव दैट ऑन द वीकेंड्स. और लाइक आई रिमेम्बर इन माय चाइल्डहुड हम ना केक्स 3 महीने में एक बार खाते थे. हम ये जो हाई कैलोरी डेंसिटी फूड है हम वंस इन अ वाइल खाते थे. होटल में खाना खाने के लिए वंस इन 3 मंथ्स जाते थे. इतना फ्रीक्वेंट ये चीजों का इंटेक नहीं था हमारा बचपन में. आज की लाइफस्टाइल चेंज हो गई. जॉइंट्स इतने इजीली ओपन हो गए हैं एंड फूड, सच फूड हैज बिकम सो मच चीपर
कि it has become a very easy option for और us. it's just a click away ना. It's just a click away.